मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एडमिशन चैप्टर का पार्ट नंबर 4। तो अभी तक हम क्या क्या समझ चुके हैं? अभी तक हम समझ चुके हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालना है, और जब नया पार्टनर आएगा तो उसके अंदर कैपिटल एंड गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करना है। तो आज हम जो देखेंगे उसके अंदर हम देखेंगे कि रिजर्व्स एंड रीवैल्यूएशन इनका क्या रोल है। कि जब एक नया पार्टनर बिजनेस के अंदर एंटर करेगा तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब हम जो हमारे पास एक्चुअल में रिजर्व्स प्रेजेंट हैं और जो एक्चुअल में हमारे बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं उनको हम कैसे ट्रीट करेंगे इसके अंदर। तो आज हम इस टॉपिक को समझते हैं। तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है रिजर्व एंड सरप्लस और रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो देखो, अगर ए एंड बी आर पार्टनर है और सी पार्टनर नया उनके बिजनेस के अंदर एडमिट होना चाहता है, तो सबसे पहला उनका काम क्या होगा, वो जो पार्टनर्स हैं वो सी से क्या क्या चीज मंगवाएंगे। एक तो कैपिटल मंगवाएंगे, एक प्रीमियम फॉर गुडविल मंगवाएंगे। जब पार्टनर सी जो होगा वो कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट पे कर चुका होगा, उसके बाद क्या पार्टनर अभी उसको इमीडिएटली एंटर कर लेंगे बिजनेस के अंदर? नहीं, वो उसको इमीडिएटली बिजनेस के अंदर एंटर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक जब इन दोनों पार्टनर्स ने, ए एंड बी ने, जो बिजनेस अपना सेटअप कर रखा था इतने टाइम से वो बिजनेस कर रहे थे, उन्होंने उसके कुछ रिजर्व्स, कुछ प्रॉपर्टीज अपनी तैयार करके रखी हुई थी, तो वो तो नहीं उस नए पार्टनर के अंदर साथ शेयर करेंगे वो। तो उसके आने से पहले वो सबसे पहले क्या क्या काम करेंगे, वो अपने जो रिजर्व्स पड़े हैं, जो उनके पास लॉसेज हैं, जो भी प्रॉफिट्स हैं, जो गेन्स हैं, उन सबको वो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो किस रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? वो करेंगे उनको ओल्ड रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उन जो रिजर्व उनके पास पड़े हैं, जो लॉसेस उनके पास पड़े हैं, वो सी पार्टनर के एडमिट होने से पहले ही उस पूरी रिजर्व्स को, उस पूरे लॉसेस को क्या कर देंगे, वे ओल्ड रेशो के अंदर अपने आपस में बांट लेंगे, ताकि जो अगली पार्टनरशिप बनेगी वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से नया साल से न्यू पार्टनरशिप हम क्रिएट करेंगे। बट उससे पहले जो भी रिजर्व सरप्लस उनके पास पड़े होंगे उस सभी को वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से शेयर कर लेंगे। तो भाई हम देखते हैं कि कौन से रिजर्व्स होते हैं, कौन से उनके पास लॉसेस आते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले तो हमें ऐसे बैलेंस शीट दे रखी होती है, तो पार्टनर्स को हम एक तो जनरल रिजर्व शो होता है, दूसरा होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तीसरा होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। ये एक लायबिलिटी है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट हम नहीं करते। ये प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयज का फंड है जो हम कभी भी इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, कभी भी इसको बांटेंगे नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूट करने वाली चीजें कौन सी हैं? जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, या कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे शो होता है। तो ये चारों चीजें जो होंगी अगर बैलेंस शीट के अंदर हमें दिख रही होंगी क्वेश्चन के अंदर, तो हम इनको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इधर क्वेश्चन ने हमें अगर कोई भी किसी भी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया होगा या प्रॉफिट एंड लॉस का कोई डेबिट बैलेंस दिया होगा, तो ये दोनों चीजें क्या हैं? ये दोनों चीजें फर्म के एक तरीके से लॉस होती हैं। ये भी पार्टनर्स अगर प्रॉफिट लेकर जाएंगे तो लॉस भी वो पार्टनर अपनी ओल्ड रेशो के अंदर शेयर करेंगे। एंड इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो होती है गुडविल। कि अगर कोई भी गुडविल आपको बैलेंस शीट के अंदर शो हो रही है, किसी भी प्रकार की गुडविल जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर अगर बैलेंस शीट के अंदर शो हो रही होगी तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, गुडविल को राइट ऑफ करेंगे ओल्ड रेशो के अंदर, ओल्ड पार्टनर्स के अंदर। ये तो देखते सारी क्वेश्चन के अंदर हमने ये काम करना है। तो गुडविल अगर हमें दी होगी, हमें एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया होगा एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होगा, तो इनको भी राइट ऑफ करना है। और इधर देख लो क्या क्या चीजें, इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर और कुछ नहीं पूछता हमसे, सिर्फ ये चार तरीके के रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व।
और इधर गुडविल, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। तो ये दोनों हमारे लॉस थे, ये गुडविल थी, इसको राइट ऑफ करना है। इन चारों को हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। बट ध्यान रखना है ईपीएफ जो है वो हमारी लायबिलिटी है, इसको हमने बांटना नहीं है। ये सब कुछ कब करना है, सी को एडमिट करने से पहले करना है। तो हम देखेंगे इसके अंदर कि कौन सी चीजें वो तो डायरेक्टली ही डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो देखो बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जर्नल रिजर्व, ये जो दोनों चीजें हैं ये ओल्ड रेशियो के अंदर डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। एंड ये जो है ये है लॉसेस, तो ये भी पार्टनर्स के अंदर ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। पार्टनर लॉस को कवर कर लेगा, जो उनकी कैपिटल को कम कर देंगे, क्योंकि रिजर्व्स हैं तो उनकी कैपिटल को बढ़ा देंगे और लॉसेस हैं तो उनकी कैपिटल को वो कम कर देंगे। एंड गुडविल भी उनकी कैपिटल को क्या करेगी, राइट ऑफ करेगी, मतलब कम कर देगी। तो ये सारी चीजें तो हो गई। अब ट्रीटमेंट किसका होता है, ट्रीटमेंट होता है WCR का एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। तो हम इसको एक एग्जांपल के रूप में समझेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को हमने करना होगा, कैसे इन रिजर्व्स को हमने बांटना होगा। तो अगर मान लीजिए हमारे पास पार्टनर्स हैं A एंड B, जिनकी रेशियो है 2:1, वो C को एडमिट करना चाहते हैं 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के साथ। तो अगर बैलेंस शीट के अंदर हमें क्या क्या शो हो रहा है, बैलेंस शीट के अंदर हमें प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट शो हो रहा है 60,000 का, जर्नल रिजर्व शो हो रहे हैं हमारे पास 90,000 के, एंड इधर हमारे पास अगर कोई गुडविल शो हो रही है हमारे पास 30,000 की, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस शो हो रहा है हमारे पास 60 का, एंड प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस शो हो रहा है 90,000 का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन चीजों को ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इन चीजों को ओल्ड रेशियो के अंदर हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ओल्ड रेशियो के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या एंट्रीज डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर A टू पार्टनर B। इस रेशियो के अंदर दे देंगे इनकी ओल्ड रेशियो के अंदर, ओल्ड रेशियो के अंदर इनको बांट देंगे। तो 150 लाख को अगर ओल्ड रेशियो के हिसाब से इनके अंदर बांटेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, 1,50,000। ऐसे ही ये जो लॉस है इसको अगर हमने बांटना है तो वो कैसे पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, A's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, B's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। तो इसको बांटना है तो इसको कैसे बांटेंगे हम, वही वाली बात कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस था 60,000 एंड ये था 90,000। तो इसको भी ओल्ड रेशियो के अंदर, ये लॉस है तो कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, डेबिट हो जाएंगे, कैपिटल पार्टनर्स की कम हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा, 1 लाख इसका एंड 50,000 इसका। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने क्या देखना है, गुडविल। तो गुडविल को तो सबसे पहले गुडविल की एंट्री क्या डालेंगे, गुडविल की एंट्री भी डालेंगे। गुडविल को हमने क्या करना है, बैलेंस शीट से राइट ऑफ करना है। तो गुडविल को अगर राइट ऑफ करेंगे बैलेंस शीट से तो उसकी भी एंट्री हम क्या डालेंगे, A's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, B's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल 30,000, और इसको 2:1 के अंदर अगर हम बांटेंगे तो ये आ जाएगा 20,000 एंड 10,000। तो ये था इनका ट्रीटमेंट। अब हमारे पास दो चीजें और रह गई हैं, वो रह गई हैं हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इसके अंदर इन दोनों को ट्रीट करने के लिए 3 केसेस बनते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले अगर हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है 90,000 एंड IFR भी दिया हुआ है 60,000, WCR दिया हुआ है हमें 90,000 एंड IFR दिया हुआ हमें 60,000। एंड क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट के अंदर इनके बारे में कुछ भी नहीं, किसी भी प्रकार की एडजस्टमेंट नहीं बोली हुई है। तो केस 1 अगर WCR एंड IFR की नो एडजस्टमेंट, कोई भी एडजस्टमेंट हमें नहीं दी हुई, तो हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो हम इन दोनों को हमेशा बिना अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी इनकी तो इनको ओल्ड रेशियो के अंदर ही क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के अंदर। तो WCR अकाउंट डेबिटेड, IFR अकाउंट डेबिटेड टू A टू B। कितना आ गया ये 90,000 60,000 तो 1 लाख
एंड 50,000। ये था हमारा केस 1। तो केस 2 के अंदर हमारे पास अगर एडजस्टमेंट के अंदर इन केस 2 एडजस्टमेंट के अंदर वो बोल देंगे कि WCR वर्कमैन की लायबिलिटी, क्योंकि जो ये रिजर्व है, जो ये कंपनसेशन रिजर्व हमने बनाया, नाम से समझ में आ रहा है वर्कमैन को कंपनसेशन देने के लिए बनाया है। तो अगर वर्कमैन की लायबिलिटी 40,000 की या मान लो 50,000 की हमें शो कर रही है, अगर वर्कमैन की लायबिलिटी हमारे पास 45,000 की मान लो शो कर रही है, तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास जो WCR है उसको 90,000 को दे देंगे और 2 वर्कमैन लायबिलिटी, यानी कि उसमें से 45,000 की लायबिलिटी देने के बाद जो बच गया उसको A और B के अंदर किस रेशो में बांट देंगे, उसकी ओल्ड रेशो के अंदर ही बांट देंगे, क्योंकि 90 में से हमने 45 की क्या दे दी है, 90 में से हमने 45 की लायबिलिटी दे दी है, जो रिमेनिंग 45 बच गया उसको हमने ओल्ड रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऐसे ही केस आएगा हमारे पास थर्ड। तो थर्ड केस के अंदर हमारे पास क्या चीज आएगी कि अगर वर्कमैन की जो लायबिलिटी है वो बढ़कर हो गई 1,10,000, तो हम क्या करेंगे, तो देखो भाई WCR वर्कमैन रिजर्व कितना पड़ा है हमारे पास, 90,000 पड़ा है, बट वर्कमैन की लायबिलिटी कितनी है, वो है 1,10,000। तो जो वो 20,000 होगा वो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर कि भाई 20,000 का हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर कि 20,000 रुपए हमें और नुकसान झेलना पड़ेगा। तो ये पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा ही नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा रिजर्व यहाँ पर इकट्ठा हो गया और 20,000 रुपए ऊपर से रिवैल्यूएशन से हमें देना पड़ा। तो इसके अंदर WCR के अंदर यही केस शो होती हैं। एंड उसके बाद जो हमारे पास IFR के अंदर जो केस आते हैं, अगर तो IFR की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी हुई तो इसको किस रेशो में बांट देंगे, केस 1 के हिसाब से नो एडजस्टमेंट दी हुई है IFR की, तो इसको बांट देंगे ओल्ड रेशो के अंदर। केस 2 के अंदर अगर हमें ये बोला हुआ है कि भाई इन्वेस्टमेंट जो बुक वैल्यू थी वो थी 50,000, तो हम कर रहे थे केस 2 इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू कितनी दी हुई है 50,000 एंड मार्केट वैल्यू कितनी दी हुई है 40,000। तो इट मींस जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो कितना कम हो गई है, 10,000 रुपए कम हो गई है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना था 60,000, तो 60,000 का रिजर्व पड़ा है, तो 10,000 रुपया तो हम इसके अंदर से निकाल लेंगे और जो रिमेनिंग अमाउंट बच गई है उसको किस में बांट देंगे, ओल्ड रेशो के अंदर बांट देंगे। तो IFR कितना था 60,000, टू इन्वेस्टमेंट के अंदर कितना कवर कर लिया 10,000, और जो रिमेनिंग अमाउंट बच गई है टू A's कैपिटल एंड टू B's कैपिटल, किस रेशो के अंदर, ओल्ड रेशो के अंदर। तो 50,000 को हम किसके अंदर बांट देंगे, ओल्ड रेशो के अंदर बांट देंगे, 333 समथिंग एंड 17 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा रिजर्व का टॉपिक। तो सारे रिजर्व हमने पढ़ लिए हैं कि गुडविल अगर बैलेंस शीट में दिख रही है तो उसको राइट ऑफ कर देंगे। एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंशन, प्रॉफिट एंड लॉस ये भी सिंपल लॉस है, जिनको भी सिंपल बांट देंगे। एंड प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व इनको ओल्ड रेशो में बांट देंगे। और WCR और IFR की हम एडजस्टमेंट्स फाइंड आउट करेंगे कि अगर इसमें कोई एडजस्टमेंट हमें दे रखी है तो उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे, अदरवाइज इसको ओल्ड रेशो के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक रह गया था हमारा हिडन गुडविल का। हमारा एक टॉपिक रह गया था हिडन गुडविल का, जो बहुत बार पेपर के अंदर आता है, बोर्ड्स के अंदर, कि हिडन गुडविल को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हिडन गुडविल मतलब हमें क्वेश्चन के अंदर ये फाइंड आउट करना होगा कि इस साल की गुडविल की वैल्यू कितनी है। पहले तो पूरे फर्म की गुडविल निकालेंगे, फिर उस नए पार्टनर की गुडविल निकालेंगे कि कितनी गुडविल वो लेकर आया है। तो जैसे हम इसके अंदर क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं, तो उन्होंने बोला है कि A and B are partner sharing profit and loss in the ratio 3:1. They admit C with 1/5 share in profit. C लेकर आया है कैपिटल 5 लाख एंड क्वेश्चन ने ये बोला है कि एप्रोप्रिएट अमाउंट फॉर गुडविल,
क्या लेकर आया है, एप्रोप्रिएट अमाउंट लेकर आया है गुडविल के लिए। तो ये एप्रोप्रिएट अमाउंट हमें नहीं पता, तो हमें इतना पता है कि अगर 1/5 शेयर दिया हुआ है और गुडविल अगर फर्म की अवेलेबल है तो उसका 1/5 निकाल सकते हैं। बट अब यहाँ पर फर्म की गुडविल भी अवेलेबल नहीं है। उन्होंने एक और चीज दे रखी है कि कैपिटल है ए की 5 लाख एंड बी कैपिटल है बी की 6 लाख। तो हमें बोलेंगे फाइंड गुडविल, फाइंड हिडन गुडविल। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है इसके अंदर, हिडन गुडविल क्वेश्चन के अंदर हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है कि सी की जो कैपिटल है वो कितनी कैपिटल लेकर आया है, वो लेकर आया है 5 लाख कैपिटल लेकर आया है। तो हमने निकालना है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, कि अगर सी 5 लाख कैपिटल लेकर आया है अपने 1/5 शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए अगर वो 5 लाख की कैपिटल लेकर आया है तो टोटल कैपिटल फर्म की कितनी होगी, 5 लाख इंटू 5 यानी कि 25 लाख फर्म की टोटल क्या होगी, कैपिटल होगी हमारे पास। तो 25 लाख कैपिटल होगी फर्म की हमारे पास। तो ये आ गई हमारे पास टोटल फर्म की कैपिटल। इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम पार्टनर्स की कैपिटल को माइनस कर देंगे, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगी वो बच जाएगी हमारे पास गुडविल की। कैसे करेंगे इसको, 25 लाख टोटल कैपिटल कितनी आ रही है हमारे पास, 25 लाख, और इस 25 लाख को में से हम क्या कर देंगे, पार्टनर्स की कैपिटल ए की भी, बी की भी और सी की भी, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना आ गया, 5 ए प्लस बी प्लस सी की कैपिटल। तो टोटल करेंगे तो इसका कितना आएगा, 16 लाख। तो 16 लाख को अगर हमने माइनस कर दिया तो गुडविल ऑफ द फर्म, जो ये रिमेनिंग अमाउंट बची है ये बची है गुडविल। तो गुडविल फर्म की कितनी आ गई है, 9 लाख। तो सी का, अगर फर्म की गुडविल 9 लाख है तो सी का शेयर कितना होगा गुडविल का, 9 लाख इंटू 1/5। तो 1,80,000 सी का प्रीमियम फॉर गुडविल का क्या होगा, शेयर होगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा वो कंफ्यूज करने के लिए या मैक्सिमम इसके अंदर वो क्या कर सकते हैं, वो हमें इस क्वेश्चन को ऐसे दे सकते हैं कि ए की कैपिटल थी 5 लाख, बी की कैपिटल 6 लाख एंड एक रिजर्व पड़ा था 1 लाख का, जर्नल रिजर्व पड़ा था 3 लाख का, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस पड़ा था 2 लाख का। तो हमें ये चीज दे देंगे वो और फाइंड आउट बोलेंगे कि फाइंड आउट गुडविल। तो इसके अंदर भी हमने कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। 5 लाख के लिए 1/5 के लिए वो 5 लाख लेकर आया है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल कितनी है फर्म की, 25 लाख। अब इस 25 लाख में से क्या करेंगे, ए बी सी की कैपिटल तो माइनस करेंगे ही करेंगे, 16 लाख, और साथ में जो इस कैपिटल के अंदर जो ये रिजर्व्स हैं, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो इन तीनों पार्टनर्स की हमें कैपिटल दी हुई है 5 लाख एंड 6 लाख, जो ये रिजर्व थे ये इन पार्टनर्स के थे। हमने देखा है कि जो ये रिजर्व्स होंगे ये इन पार्टनर्स के ही होंगे। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं कि जो कैपिटल ए है और बी है वो कितनी है, टोटल 5 लाख प्लस 6 लाख, तो कितनी आ गई टोटल, 11 लाख। तो उनके ही रिजर्व जो होंगे ये पार्टनर्स को ही मिलेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो पहले ये टोटल रिजर्व्स को हम पार्टनर्स के अंदर प्लस कर देते हैं, और जो लॉस है उसके अंदर उसको एडवर्टाइजमेंट जो सस्पेंस है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास ए और बी की कैपिटल कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास 13 लाख। ए और बी की कैपिटल कितनी आ गई, 13 लाख। और अगर इसके अंदर सी की कैपिटल भी प्लस करेंगे, ए बी और सी की कैपिटल भी प्लस करेंगे तो 13 लाख प्लस 5 लाख, तो ये कितना आ गया, 18 लाख आ गया। तो 18 लाख हमारे पास तीनों की कैपिटल आ गई। तो ये कैपिटल कैसे है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि ए और बी की कैपिटल कितनी थी, 5 लाख और 6 लाख, और हमें पता है जो रिजर्व्स होते हैं, जो जनरल रिजर्व है, ये पार्टनर्स की कैपिटल के अंदर ही डालते हैं। तो हमने इसको बिना ओल्ड रेशो में बांटे हुए ऐसे ही प्लस कर दिया, एंड जो भी लॉस था हमारे पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये कैपिटल को कम करेगा, तो इसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो टोटल हमारे पास ए और बी की कैपिटल कितनी आ गई, 13 लाख आ गई, और सी की कैपिटल कितनी आ गई, 5 लाख। तो टोटल आ गया हमारे पास तीनों की कैपिटल
18 लाख। और अब हम गुडविल निकाल सकते हैं, तो गुडविल निकालने के लिए हमें पता है क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल कैपिटल में से ए बी सी की कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, माइनस। वो कितनी थी, 18 लाख। तो हमारे पास 7 लाख आ गया गुडविल ऑफ द फर्म। तो गुडविल ऑफ द फर्म आ गया, और इससे हम इजीली निकाल सकते हैं सी का शेयर कितना है, 7 लाख इंटू 1/5। तो सी का शेयर आ गया 1,40,000। तो ये था राजन हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट, जो बार बार क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है। तो ये मैंने करवा दिया, इससे ज्यादा मैक्सिमम पेपर के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक था वो था रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज मतलब कि अगर एक नया पार्टनर आने से पहले हम अपनी एसेट्स की वैल्यू और लायबिलिटी की वैल्यू को चेक करेंगे, क्या वो बड़ी है या वो कम हुई है, और उसको एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर डालेंगे कि अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है, उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है। तो इस टॉपिक को हम ऐसे समझेंगे कि मान लो फॉर एग्जांपल अगर बैलेंस शीट के अंदर हमारी एसेट्स पड़ी थी 4 लाख की, एंड एसेट बढ़कर होगी हमारी 5 लाख, तो कितनी एसेट हमारी इंक्रीज होगी है, 1 लाख की एसेट इंक्रीज हो गई हमारी। तो बाय एसेट कितनी एसेट इंक्रीज होगी है, 1 लाख की एसेट इंक्रीज हो गई है। अगर ये एसेट 1 लाख 4 लाख की जो थी वो 5 की हुई थी, 5 की ना होकर 3 लाख की होती, यानी कि एसेट क्या होगी, कम हो गई है। तो 2 एसेट कितनी कम हो गई है, 1 लाख कम हो गई है। अगर लायबिलिटी होती हमारे पास 5 लाख की, और ये होती बढ़कर, ये न्यू लायबिलिटी हो जाती बढ़कर 6 लाख, तो मतलब 5 लाख से बढ़कर हमारी लायबिलिटी 6 लाख की हो गई है। तो हमारी लायबिलिटी और बढ़ गई है, हमारा नुकसान और बढ़ गया है। तो हम इधर लिखेंगे टू लायबिलिटी। ध्यान से देखना, 5 लाख की लायबिलिटी 6 लाख की हुई है, लायबिलिटी बढ़ी है तो नुकसान होगा कितने का, 1 लाख। और ऐसे ही अगर लायबिलिटी कम होती, अगर लायबिलिटी हमारी कम होती, 5 लाख की बजाय 4 लाख की हो जाती, तो हम इसको किधर डालते कि हमें फायदा हो गया, बाय लायबिलिटी कितना, 1 लाख। और इसको हम प्लस करेंगे, जो भी प्रॉफिट एंड जो भी लॉस आएगा वो उसको, उस रिवैल्यूएशन के लॉस को या उस रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को हम किसके अंदर बांट देंगे, पार्टनर्स के अंदर, इन ओल्ड रेशो के अंदर हम उन टॉपिक को पार्टनर्स के अंदर बांट देंगे। तो ये था हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर हमें फायदा होगा तो हमने क्रेडिट साइड डालना है, अगर नुकसान होगा तो हमने डेबिट साइड डालना है। और जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा उसको किस रेशो में बांट देना है, ओल्ड रेशो के अंदर बांट देना है। तो अगली वीडियो के अंदर हम सभी इसके क्वेश्चंस ट्राई करेंगे कि कैसे एक फुल फ्लैश क्वेश्चन को करना है। तो मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा।